हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, और ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट 2 है। इससे पहले जो हम पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे कि हमने देखा था कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग को जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे एक्सेप्शन हैंडलिंग को। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। मतलब जो भी एक्सेप्शंस आ रहे होते हैं उनको जो है प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको हैंडल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा वो आपका क्रैश कर सकता है। तो इसीलिए प्रोग्राम की क्रैशिंग से बचने के लिए एक्सेप्शंस को जो है हैंडल किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, और इस काम को किया जाता है एडिशनल कोड को ऐड करके। मतलब कि जो प्रोग्राम है उसमें आप एक एडिशनल कोड ऐड करते हैं जिसकी हेल्प से जो है आपका एक्सेप्शन हैंडल होता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब अगर हम बात करें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि जो आपका कोड है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। और साथ ही साथ जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग में ही नहीं होती है, ये जो है इसके अलावा जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे कि C++ है, जावा है, रूबी है, इस तरीके की जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वहाँ पे भी जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है जिससे कि जो रन टाइम एरर्स होते हैं उनको आप कैप्चर कर पाएँ। मतलब कि जो एरर्स आ रहे हैं उनको आप कैच कर सकते हैं और फिर जो है उनको हैंडल कर सकते हैं, जिससे कि जो है आप अवॉइड कर सकते हैं प्रोग्राम की क्रैशिंग को। मतलब कि प्रोग्राम जो है वो आपका क्रैश ना हो। तो इसीलिए जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक्सेप्शन को आप किस तरीके से कैच कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सेप्शन को आप हैंडल तभी करेंगे जब आपने जो है एक्सेप्शन को कैच कर लिया है। मतलब कि एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा तभी तो आप उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए, जब भी आप प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं या फिर जो आप प्रोग्राम की डिबगिंग कर रहे होते हैं, डिबगिंग का मतलब होता है जो एरर्स होते हैं उनको फिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिबगिंग बोला जाता है। तो जब भी आप कोड लिख रहे हैं या फिर जो है डिबगिंग कर रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम में जो है आपको डाउट हो जाए कि कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है प्रोग्राम का, मतलब कि कोई पर्टिकुलर कोड जो है प्रोग्राम का, वो आपको एक्सेप्शन दे सकता है। जैसे कि मैं कोड लिख रहा हूँ और कोड लिखते टाइम मुझे ये लग सकता है कि यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये जो है एरर जनरेट कर सकता है, मतलब कि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो जब हमें ये चीज़ पता चल गई है कि कौन से कोड की वजह से जो है एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हैंडल किस तरीके से करेंगे। अगर हमें डाउट होता है कि किसी पर्टिकुलर कोड से जो है एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है तो उसको हम हैंडल कैसे करते हैं। उसको हैंडल करने के लिए देखिए, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को कैच करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कोड लिख रखा है। इस कोड को जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे जो है लाइन प्रिंट करा दी है कि प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक, तो इसका कोई यूज नहीं है खास, ऐसे ही आउटपुट में डिस्प्ले कराने के लिए लिख दी है। तो अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ट्राई की। तो देखिए, ट्राई जो ब्लॉक होता है उसके अंदर हम डालते हैं उस कोड को जिसपे कि हमें डाउट होता है कि जो कोड है वो एरर जनरेट कर सकता है। ट्राई लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और वो पूरा का पूरा कोड डाल देंगे हम ट्राई के अंदर, जिसमें कि हमें डाउट हो रहा है कि ये जो कोड है वो हमारा एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, मतलब कि एरर जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या करा है, num1 के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 50 है। फिर यहाँ पे num2 की जो वैल्यू है वो यूजर से एंटर करवाई है, और इसके बाद में देखिए num1 को जो है num2 से डिवाइड करा है, और इसका जो क्वोशिएंट है यहाँ पे क्वोशिएंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर इसके बाद में एक स्टेटमेंट दिया है, डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, और फिर जो है यहाँ पे क्वेश्चन को प्रिंट करा दिया है। अब देखिए, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये जो कोड है वो किस तरीके से एरर जनरेट कर सकता है। यहाँ तो कोड सही लग रहा है, तो यहाँ पे ये जो कोड है एरर उस केस में जनरेट कर सकता है जबकि जो सेकंड नंबर की वैल्यू एंटर की जा रही है वो 0 कर दी जाए। तो 0 से जो है यहाँ पे डिवीजन आपकी नहीं होगी, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा 0 डिवीजन एरर। तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए नंबर 2 की वैल्यू 0 दे दी तो उस केस में क्या आएगा, 0 डिवीजन एरर आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखेंगे, और एक्सेप्ट लिखने के बाद में हमें पता है कि 0 डिवीजन एरर यहाँ पे आ सकता है, तो फिर हम लिख देंगे 0 डिवीजन एरर। और जैसे ही ये एरर आए तो क्या हो, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाए, और उसके बाद में जो है यहाँ पे फाइनली इस ब्लॉक के बाहर हमने लिख दिया है आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक।
मतलब कि ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जो था आपका उसके बाहर अब हमारा जो प्रोग्राम है वो आ गया है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए नंबर 2 की वैल्यू 0 आती है तो आपका जो है ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और उसके बाद में जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता, अगर ये जो एक्सेप्ट वाला हम ब्लॉक यहाँ पे नहीं लगाते, मतलब एक्सेप्ट यहाँ पे ना लिखें, तो क्या होगा, आपको एरर मिलेगा और आपका प्रोग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लिख के आ जाएगा 0 डिवीजन एरर और उसके बाद में प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे 0 डिवीजन एरर को जो है एक्सेप्ट करा है, मतलब कि इसको हैंडल करा है। ये क्या करा है, हमने बेसिकली एक्सेप्शन की हैंडलिंग की है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने इस प्रोग्राम को चलाया है तो पहली बार में देखिए मैंने यहाँ पे जो है num2 की वैल्यू 5 लिखी है, तो 5 से जो है 50 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 10 आ गया है। तो ये जो प्रोग्राम है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इस केस में देखिए कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ये कोड चल गया है। और उसके बाद में देखिए जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है ये हमारा एक्सिक्यूट नहीं हुआ है, उसके बाद में ये वाला ब्लॉक जो है एक्सिक्यूट हो गया है। तो इस केस में देखिए एरर नहीं आया है, तो नॉर्मली हमारा प्रोग्राम चल गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम में देखिए मैंने यहाँ पे 0 टाइप कर दिया है, तो 0 से डिवीजन नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिवीजन एरर आएगा। और उस एरर को क्या कर दिया हमने यहाँ पे हैंडल किया है एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से। और हमने बोला है कि जैसे ही एरर आए क्या हो जाए, ये वाली लाइन डिस्प्ले हो जाए। तो देखिए जैसे ही एरर आएगा यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, इस तरीके से लिख के आ गया। और उसके बाद में जो स्टेटमेंट है, मतलब कि जो बाहर वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरीके से जो हमने क्या करा, यहाँ पे एरर को कैच करा और उसको जो हमने क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है। अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैं पहले टाइप करता हूँ 5, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल तरीके से डिवीजन हो गई है। लेकिन अगर जो है मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने ब्लॉक लगाया है वो एग्जीक्यूट हो गया है और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिख के आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, और उसके बाद में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ट्राई ब्लॉक का यूज़ करके आप एरर को हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए आपके प्रोग्राम में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका कोड है तो उस कोड में जो है आपके एक से ज़्यादा जो है आपको एरर देखने को मिल जाए, मतलब कि एक से ज़्यादा टाइप के जो है एक्सेप्शन आपको देखने को मिले। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ट्राई ब्लॉक लगाया है और ट्राई ब्लॉक में हमने वही कोड डाल दिया है जिससे कि हमें लग रहा है क्या हो सकता है, एरर जनरेट हो सकता है, मतलब कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो कोड है वो पुराना वाला ही है, मतलब कि अगर 0 से डिवीजन होगी तो यहाँ पे जो है एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है और इसमें देखिए 0 डिवीजन एरर को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। और इस केस में हमने बोला है कि जैसे ही 0 डिवीजन एरर आए तो क्या हो जाए, यहाँ लिख के आ जाए डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, ये लिख के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि यहाँ पे आपको जो है वैल्यू एरर देखने को मिले। देखिए वैल्यू एरर देखने को कब मिलेगा, आपको तब देखने को मिलेगा जबकि जो नम की वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगा हुआ है इंट, मतलब कि यूजर जो एंटर करेगा वैल्यू वो इंटीजर टाइप की करेगा। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब ये प्रोग्राम चले तो यूजर क्या करते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू टाइप कर दे, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा वैल्यू एरर। तो यहाँ पर देखिए सिंगल कोड से आपके 2 एरर जनरेट हो रहे हैं, मतलब कि अगर 0 वैल्यू टाइप करेगा तो आपको देखने को मिलेगा 0 डिवीजन एरर, और अगर वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू टाइप कर देगा तो आपको देखने को मिलेगा वैल्यू एरर। तो सेम कोड से जो है एक से ज़्यादा टाइप के क्या आ रहे हैं, एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें पता चल गई है कि हमारा जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ ये एक से ज़्यादा टाइप के एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए हमने दोनों एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए क्या करा है, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगाए हैं। पहले एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने क्या करा है, 0 डिवीजन एरर को एक्सेप्ट करा है, और दूसरे एक्सेप्ट ब्लॉक में हमने लगाया है वैल्यू एरर, कि अगर वैल्यू एरर आए तो उस केस में क्या कर दो, प्रिंट कर दो ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, अगर रॉन्ग वैल्यू टाइप करता है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, एरर जनरेट ना हो। इसी तरीके से 0 वैल्यू टाइप करता है तो 0 डिवीजन एरर ना आए, वहाँ पे लिख के आ जाए डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने प्रोग्राम को चलाया है तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने टाइप कराया 5, तो नॉर्मल डिवीजन हो गई है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन देखिए सेकंड टाइम जब कोड को चलाया है तो यहाँ पे देखिए मैंने 0 टाइप कर दिया है, और 0 टाइप करने पे क्या हो रहा है, 0 डिवीजन एरर जो है वो जनरेट हो रहा है, मतलब कि जो एक्सेप्शन है वो जनरेट हो रहा है। और उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, यहाँ पे एरर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से देखिए थर्ड टाइम मैंने जो है इस प्रोग्राम को चलाया है, और थर्ड टाइम प्रोग्राम को चलाने के बाद में मैंने क्या करा है, जो num2 वेरिएबल है उसकी वैल्यू देखिए मैंने क्या करी है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की दे दिया, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, और वहाँ पे है उसका टाइप इंट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, कौन
कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा, वैल्यू एरर, क्योंकि हम गलत टाइप की वैल्यू वहाँ पे टाइप कर रहे हैं। और वैल्यू एरर को भी हैंडल करने के लिए हमने क्या कर दिया है, वहाँ पे कोड लिख दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड, मतलब कि ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है वो डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरीके से अगर आपका सेम कोड एक से ज़्यादा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है तो उनको भी आप हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करके। तो चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ। इसको जो हम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। चलते हैं आइडियली में, देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब इसको सेव करके रन कराता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम में मैं टाइप करता हूँ मान लीजिए 10, तो देखिए यहाँ पर डिवीजन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार मैं जो है चलाता हूँ इस कोड को, तो यहाँ पे इस बार मैं टाइप कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे देखिए हमारा लिख के आ रहा है डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, मतलब 0 डिवीजन जो एरर है उसको हैंडल करने के लिए जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद जो है मैं चलाता हूँ थर्ड टाइम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 2, ये मैंने लिखा है स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर को हैंडल करने के लिए भी हमने कोड लिख रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ रहा है ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करके हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अब इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो देखिए अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कोई एक्सेप्शन आपका रेज हो रहा है, मतलब कि कोई एक्सेप्शन आ रहा है और उसके लिए आपने जो है कोई भी हैंडलर क्रिएट नहीं कराया, मतलब कि जो प्रोग्रामर है उसने जो है कोई भी हैंडलर क्रिएट नहीं करा है उस एक्सेप्शन के लिए, तो ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट क्लॉज को लगा देंगे और उस एक्सेप्ट क्लॉज में जो है आप कोई भी एक्सेप्शन को जो है डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब कि किसी एक्सेप्शन को वहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन जो है हैंडल होना है। और ये जो एक्सेप्ट क्लॉज आप लगाएंगे वो जो आपका ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का सबसे लास्ट जो है क्लॉज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक है और इसके अंदर हमने डाल दिया है वो कोड जो कि हमें लग रहा है कि एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें पता है कि 2 एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, एक तो आपका वैल्यू एरर वाला एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है और दूसरा 0 डिवीजन एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, जो वैल्यू एरर जनरेट होगा, मतलब कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू एरर भी आ सकता है, तो वैल्यू एरर को हैंडल करने के लिए तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हैंडलर को क्रिएट कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में वैल्यू एरर लिख दिया है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया है, हैंडलर क्रिएट हो गया है जो कि वैल्यू एरर को हैंडल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है इस बार हमने क्या करा है, 0 डिवीजन एरर को हैंडल करने के लिए हैंडलर क्रिएट नहीं करा है, मतलब कि हमने डिफाइन नहीं करा है अगर 0 डिवीजन एरर आता है तो उस केस में उसको किस तरीके से हैंडल किया है, हमने यहाँ पे हैंडलर डिफाइन नहीं करा है। एक्सेप्ट ब्लॉक जो है यहाँ पे उस चीज़ के लिए नहीं लिखा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लिख देंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट लिखने के बाद वो कोड लिख देंगे, वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में क्या होगा, वैल्यू एरर के अलावा अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होगा, वैल्यू एरर जनरेट होगा, तो उस केस में क्या होगा, इस वाले हैंडलर की हेल्प से ये हैंडल हो जाएगा। लेकिन वैल्यू एरर के अलावा कोई और एक्सेप्शन अगर जनरेट होता है तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक हमने लगाया है ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि ये जो है उन एरर्स को हैंडल करेगा। बेसिकली जब भी किसी और टाइप का एरर आएगा तो ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, वो चाहे कोई सा भी एरर हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब इस कोड को चलाया है तो पहली बार में देखिए 2 टाइप करा है तो हमारा नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन सेकंड टाइम में देखिए हमने यहाँ पर 10 टाइप करा है तो हमें देखने को मिल रहा है वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर को हैंडल करने के जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिख के आ गया है ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड। इसके बाद में देखिए यहाँ पे 3rd टाइम एग्जीक्यूट करा है कोड को और यहाँ पे देखिए 0 टाइप करा है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो 0 डिवीजन एरर है उसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी हैंडलर नहीं लगाया था, ओनली एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिया है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और लिख के देखिए यहाँ पे आ रहा है ऊप्स सम एक्सेप्शन रेज, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए इसको भी जो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में, देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S करता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखिए पहले टाइप करता हूँ मैं 2, तो नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद में मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे 10, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर वाला जो हैंडलर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद में अगेन चलाते हैं इसको और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ऊप्स सम एक्सेप्शन रेज, मतलब जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज को। तो देखिए अगर हम चाहें तो ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज के साथ में एक ऑप्शनल एल्स क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने से ये होगा, जो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा वो आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जबकि आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा ट्राई ब्लॉक में,
मतलब कि ट्राई ब्लॉक में जो कोड लिखा है अगर वो कोई एक्सेप्शन जनरेट करेगा तभी जो है आपका एक्सेप्ट ब्लॉक जो होगा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं हुआ तो उस केस में जो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक जो होगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इन एक्सेप्ट ब्लॉक की जगह पे क्या होगा, जो एल्स क्लॉज आपने लगाया होगा इसके अंदर जो स्टेटमेंट आपने दे रखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया है और इसके अंदर जो हमने वही कोड डाल दिया है जिससे कि हमें लग रहा है कि एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो सेम ही कोड है यहाँ पे। तो इसमें हमें पता है कि कौन कौन से एरर जनरेट होंगे। एक तो हमें पता है कि जीरो डिवीजन एरर आ सकता है, तो जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हैंडलर को हमने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद में देखिए हमें पता है कि वैल्यू एरर भी आ सकता है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी यहाँ पे हैंडलर क्रिएट कर दिया है, मतलब कि एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे भी हमने लगा दिया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है एल्स, और एल्स पार्ट में हमने लिख दिया है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज, और उसके बाद में क्वोशिएंट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर आपका एक्सेप्शन जनरेट होगा तब तो इन दोनों एक्सेप्ट ब्लॉक में से कोई ना कोई एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वैल्यू एरर आएगा तो वैल्यू एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जीरो डिवीजन एरर आएगा तो जीरो डिवीजन वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आता है, कोई एक्सेप्शन जनरेट होता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका एल्स ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको चलाया है, तो पहली बार में मैंने यहाँ पे जीरो टाइप कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड, मतलब कि ये वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है। सेकंड टाइम में इसको चलाया है और यहाँ पे देखिए वैल्यू टाइप कर दी है 2, और कैसे करिए, ये स्ट्रिंग टाइप की करी है, तो इस केस में देखने को मिलेगा आपको वैल्यू एरर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। और थर्ड टाइम में जब हमने इसको चलाया है तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप करा है, और 5 टाइप करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो डिवीजन हो रही है वो नॉर्मली हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है, और जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको जो हम आपको चला के भी दिखा देता हूँ, इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया है, चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल एस कर देता हूँ, और अब जो इसको रन करते हैं, पहली बार में देखिए मैं जीरो टाइप करता हूँ, तो देखिए जीरो डिवीजन एरर वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है। सेकंड टाइम चलाता हूँ इसको, इस बार मैं टाइप कर देता हूँ 2, तो वैल्यू एरर वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब थर्ड टाइम मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सपोज कि 10, तो यहाँ पे देखिए आपका नॉर्मल तरीके से जो डिवीजन है वो हो गई है, और जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया है। एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा था उसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ में जो एल्स क्लॉज होता है उसका यूज़ क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनली क्लॉज को। तो देखिए ट्राई स्टेटमेंट के साथ में, मतलब कि जो ट्राई ब्लॉक होता है उसके साथ में आप एक ऑप्शनल फाइनली क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फाइनली क्लॉज होता है ये करता क्या है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे होंगे तो वो आपके हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, चाहे आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो। मतलब कि जो ट्राई ब्लॉक है जिसके अंदर आपने वो कोड डाल रखा है जो कि एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो उससे अगर एक्सेप्शन जनरेट होता है तो उस केस में भी आपका फाइनली क्लॉज के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। और उससे एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है तब भी क्या होगा, फाइनली क्लॉज के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। तो मतलब कि दोनों ही केसेस में जो फाइनली क्लॉज के अंदर स्टेटमेंट होते हैं वो आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की कॉमन प्रैक्टिस है जिसको कि हम यूज़ करते हैं उस केस में जब हम फाइल्स के साथ में वर्क कर रहे होते हैं। और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज है या नहीं है। तो चलिए इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कोड लिख रखा है, और इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर ही हैं। मतलब कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है मैंने सेमी कोड डाला है जिससे कि मुझे लग रहा है एक्सेप्शन जनरेट होगा। और ऑलरेडी हमें पता है कि इससे एक्सेप्शन कौन कौन से जनरेट होंगे, जीरो डिवीजन एक्सेप्शन आएगा और एक वैल्यू एरर एक्सेप्शन आएगा। तो दोनों को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए एल्स ब्लॉक लगाया है, और एल्स ब्लॉक मैंने आपको बताया था तभी चलेगा जब आपका कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है। और इसके बाद में जो है लास्ट में यहाँ पे देखिए फाइनली ब्लॉक को ऐड करा है, और फाइनली के अंदर यहाँ पे लिख दिया हमने प्रिंट ओवर एंड आउट, ये लिख दिया है। तो ये जो फाइनली ब्लॉक है ये आपका हर केस में चलेगा, अगर कोई एरर आएगा तब भी चलेगा और एरर नहीं आएगा तब भी ये चलेगा। लेकिन एल्स ब्लॉक जो है यहाँ पे ये आपका उसी केस में चलेगा जब आपका एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले केस में जब मैंने इसको चलाया तो वैल्यू दी है 0, और इस केस में देखिए क्या हो रहा है, हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, मतलब कि जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक के चलने के बाद में जो हमारा फाइनली ब्लॉक है वो भी यहाँ पे चल रहा है, लिख के आ रहा है ओवर एंड आउट। इसके बाद हम देखिए सेकंड टाइम में चलाया है तो यहाँ पे वैल्यू 2 दी है, और इस केस में जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वो हो रहा है वैल्यू एरर।
और इस बार भी देखिए यहाँ पे जो है फाइनली ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दोनों ही केसेस में जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब कि एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि एल्स ब्लॉक का मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब कोई एरर नहीं आता है, मतलब कि जब कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होता है, उसी केस में आपका जो एल्स ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही बार जो है एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम में जब हमने इसको चलाया है प्रोग्राम को और यहाँ पे हमने टाइप कराया 5, तो यहाँ पे जो डिवीजन हुई है वो नॉर्मली परफॉर्म हो गई है। और इस केस में देखिए क्या हो रहा है, जो एल्स ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है और जो आपका फाइनली ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि इस बार कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है, तो कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा तो ऑब्वियस है एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिए फाइनली जो ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फाइनली ब्लॉक का हमें पता चल गया कि ये आपका हर केस में एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ जल्दी से, जो हम इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लिया है, चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ और रन करते हैं। देखिए 0 टाइप करता हूँ तो एक्सेप्शन रेज हो रहा है और जो फाइनली ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, लिख के आ रहा है ओवर एंड आउट। नेक्स्ट टाइम चलाते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2, तो इस केस में भी क्या होगा, वैल्यू एरर आएगा और जो फाइनली ब्लॉक है वो इस बार भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्शन आ रहा है और फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है। थर्ड टाइम चलाते हैं इसको और इस बार में मैं टाइप कर देता हूँ 10, तो देखिए नॉर्मल डिवीजन हो गई है, तो जो एल्स पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है और फाइनली ब्लॉक इस बार भी एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए लिखा रहा है ओवर एंड आउट। तो इस तरीके से जो फाइनली ब्लॉक है वो सारे केसेस में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो आपका ट्राई ब्लॉक है उसने जो है किसी एरर को डिटेक्ट कर लिया हो, मतलब कि कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ हो। तो एक्सेप्शन जनरेट होने पे क्या होगा, जो भी अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट ब्लॉक होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा उस एरर को हैंडल करने के लिए। लेकिन वहाँ पे अगर आपका एक्सेप्शन जो है हैंडल नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है उस एरर को हैंडल करने के लिए, तो इस केस में क्या होगा, जो एक्सेप्शन होगा वो आपका दोबारा से रेज होगा फाइनली ब्लॉक के चलने के बाद में। देखिए यहाँ पे जो है इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक में हमने वही कोड डाल दिया है जिससे कि हमें लग रहा है एक्सेप्शन जनरेट होगा और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक का यहाँ पे यूज करा है। लेकिन कौन से एक्सेप्शन को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, 0 डिवीजन एक्सेप्शन को जो है हम यहाँ पे हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो वैल्यू एरर आएगा उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज हमने नहीं करा है। तो यहाँ पे उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू एरर आता है तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में जो एरर होगा वो दोबारा से रेज होगा और फिर जो आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन होता है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कोड को चलाया है तो 0 लिखा है, तो देखिए 0 को हैंडल करने के लिए जो एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया वो एग्जीक्यूट हो गया है। और सेकंड टाइम चलाया है तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप करा है, तो डिवीजन जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गई है और जो एल्स ब्लॉक है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन थर्ड टाइम में देखिए यहाँ पे जो है मैंने 2 लिखा है और 2 लिखने पे देखिए क्या हो रहा है, वैल्यू एरर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले जो है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, लिख के आ गया ओवर एंड आउट और उसके बाद में देखिए क्या हो रहा है, जो एक्सेप्शन हो रहा है वो आपका जनरेट हो रहा है, मतलब कि लिख के आ रहा है वैल्यू एरर। तो ये आपका क्या है, बिल्ट इन एक्सेप्शन है, मतलब कि इसने दोबारा से जो है क्या करा है, एक्सेप्शन को जनरेट करा है। क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक लगाए हैं उसने क्या करा है, इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा है, तो इसीलिए उस एक्सेप्शन को दोबारा से जनरेट किया गया है और उसके बाद में जो है आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करता है। देखिए इसको भी जो है मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ जल्दी से। ये कॉपी कर लिया है मैंने, चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं टाइप करता हूँ 0 डिवीजन के लिए जो एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है वो एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट टाइम चलाते हैं, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 10, तो देखिए नॉर्मल तरीके से डिवीजन हो गई है और इस बार भी जो हमारा फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम चलाते हैं, मतलब कि थर्ड टाइम चलाते हैं और यहाँ पे देखिए मैं टाइप कर देता हूँ 2, जो कि है स्ट्रिंग टाइप का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो है आपका क्या हो रहा है, फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद में देखिए आपको नीचे जो है वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो आपका फाइनली ब्लॉक यहाँ पे काम करता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को फाइनली क्लॉज भी क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गई होंगी और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज की इसी वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।